नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव दोनों दलों के लिए साख का सवाल है। वजह है ऐतिहासिक दल बदल और कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट। बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज करते हुए उपचुनाव वाली विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ विजिट सभाएं शुरू कर दी हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने भी उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले 15 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इधर कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व विधायकों को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। कैसी होगी उपचुनाव की फाइट, इस पर बात करेंगे, पक्षों को सुनेंगे, एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अब की बार बचेगी सरकार या कांग्रेस करेगी सत्ता वापसी? दांव पर है दोनों की साख। भाजपा कर रही ताबड़तोड़ सभाएं, कांग्रेस ने की सूची जारी। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर 29 नवंबर से पहले चुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसमें दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाज से सत्यप्रकाश शखवार, गौहद से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, भांडेर से फूल सिंह बरैया, करेरा से प्रागीलाल जाटव, बमौरी से कन्हैयालाल अग्रवाल, अशोकनगर से आशा डोहरे, अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजाम, सांची से मदनलाल चौधरी अहिरवार, आगर से विपिन वानखेड़े, हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपा नगर से रामकिशन पटेल और सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू के नाम हैं। कांग्रेस ने अपने जमीनी सर्वे का हवाला देते हुए एक बार फिर जीत का दावा किया, तो भाजपा कहती है कि इन घोषित नामों के बाद मुकाबला हर हाल में भाजपा के पक्ष में रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की भावना है, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद है और उससे बड़ा महत्वपूर्ण ग्वालियर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा व्यक्त किया है। पूरा विश्वास है आने वाले चुनाव में आगर क्षेत्र की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, हमारा साथ देगी और निश्चित तौर पर बड़े अंतराल से हम लोग आगर में विजय हासिल करेंगे और फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। जो सूची आई है वो सूची में भारतीय जनता पार्टी की आशाएं, उम्मीद जो जीत की रही है वो और दुगनी चौगनी हुई है। लगभग आधे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका अतीत कांग्रेस में कितना टिकाऊ का है, क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है। उपचुनाव वाली 27 सीटों में ज्यादातर वो सीटें हैं जहां कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा देकर पाला बदलने की वजह से ये सीटें खाली हुई। कांग्रेस ने अपने 15 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर विरोधियों पर दबाव बनाने के साथ साथ पार्टी के भीतर के माहौल को संभालने के लिए पर्याप्त समय रखा है। हालांकि सूची जारी होने के बाद भी दोनों दलों की तरफ से जीत के दावे दोहराए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 3 बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। चिंतामणि मालवीय साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। और गिरिजा शंकर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और एक लंबा तजुर्बा, चुनावी इतिहास पर पैनी नजर उनकी रही है। आप तीनों को मेरा नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी की, तो गुप्ता साहब अगर मेरी आवाज आपको मिल पा रही हो, ये सूची देखने के बाद में बीजेपी का पहला रिएक्शन है कि सूची देखने के बाद में अब उनका विश्वास दोगुना हो गया कि वो बड़ी आसानी से और ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे।
उनका डायलॉग मत सुनिए, उनका चेहरा देखिए, लटका हुआ होगा। हम्म। और जो हालात हैं अभी चंबल क्षेत्र के, वो चंबल क्षेत्र के हालात ये हैं कि सिंधिया जी को पहली बार जो है बिना भाषण दिए भी लौटने पड़ने की स्थितियां बन चुकी हैं। वहाँ पे जनता जो है पूरी तरह उनके खिलाफ है। जनता ने जो है इस जो ये नौटंकी हुई है सत्ता को गिराने की, सत्ता पलट की, और एक जो बेशर्मी हुई है लोकतंत्र के साथ, जनता उसके खिलाफ खड़ी हुई है और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना है, हर हालत में भुगतना है। जी, दो बातें हैं इस लिस्ट के बाद में जो रिएक्शन मिले उसमें ही ये महत्वपूर्ण बातें कहेंगे गुप्ता जी। पहली बात तो ये कहा गया कि इन सीटों के ऊपर कैंडिडेट को तय करना आसान रहा, उसमें आपका सर्वे भी काम आया। दूसरा, अब जो सीटें बची हुई हैं उसमें उम्मीदवार ज्यादा हैं, उसमें दावेदार ज्यादा हैं, और उन दावेदारों में से चुनना उसमें माथापच्ची होगी। एक बात ये भी कही गई कि तारीख के आने के पहले जब आपने कैंडिडेट घोषित किए हैं तो पर्याप्त मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा कि अगर कहीं कोई किसी को दिक्कत है, समस्या है, शिकायत है तो वक्त रहते दूर कर ली जाए। क्या इन दोनों बातों का लाभ पार्टी को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से सबसे बड़ा लाभ हमारी पार्टी को जो मिलना है वो ये है कि अनैतिक संसाधनों से, माफियाओं के समर्थन से एक चलती हुई सरकार गिराएगी जो जनता का कल्याण कर रही थी। क्या आप सोचते हैं कि 100 रुपया बिजली का बिल देने वाली सरकार जिसे गिराया गया, और किन लोगों द्वारा गिराया गया? जो जनता के, गरीबों के आटे के पैकेट में से 4 किलो आटा चुरा रहे हैं, जो लोग जो है गरीबों को, करोड़ों गरीबों को, आदिवासियों को, जो वंचित लोग हैं उनको जानवरों के खाने लायक भोजन करवा रहे हैं, क्या उनको वोट देगी जनता? आज ये जो महापाप भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस पर सबकी नज़र है, सब देख रहे हैं। गांव-गांव तक, नीचे नीचे लोगों ने देख लिया कि इनने हमारी जो है गरीबी, हमारी मजबूरी और हमारी जो है कोरोना में फंसे होने के कारण लॉकडाउन का लाभ उठाकर हमको जानवरों का खाना खिला दिया। ये जनता देख रही, और ये इस महापाप से मुक्त नहीं हो सकते। ये मानवता के साथ अपराध है, मानवता के साथ किया गया पाप है। चलिए, भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो बातें की, चिंतामणि मालवीय जी आपने सुनी। पहला रिएक्शन जब बीजेपी का हमने सुना और सुनवाया दर्शकों तो उसमें कहा था कि ये सूची देखने के बाद आपका विश्वास और पक्का हो गया। ऐसी क्या बात आपको लगती है? बल्कि उन्होंने वक्त से पहले सूची जारी की है, और जो अब तक होता आया है कि ऐन वक्त पर सूची आने से पर्याप्त मौका नहीं मिलता, अब उनके कैंडिडेट पुरजोर ताकत के साथ में उतरेंगे और बेहतर रणनीति के साथ काम कर पाएंगे। ऊपर से लोगों का गुस्सा, दल बदल का गुस्सा, ये तो है ही। देखिए, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी खुशफहमियों में रहे, और दूसरा ये है कि जिस तरह के कैंडिडेट कांग्रेस ने तय किए हैं, ऐसा लगता है कि अब जमानत के लिए भी कांग्रेस को संघर्ष करना है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 27 की 27 सीटें जीतेगी। जिस तरह के मुद्दे भाई भूपेंद्र गुप्ता जी ने गिनाए हैं, पिछले 6 महीनों से यही बातें हो रही है। 4 किलो आटा चुरा लिया, ये कर लिया, अभी जो है खराब चावल दे दिया। खराब चावल का जो मैटर आया वो पिछली सरकार के समय की नीतियों का था। आते ही जैसे ही पता चला तुरंत एक्शन ली गई, कई लोगों को सस्पेंड किया। तो सरकार जो कर सकती है वो किया। इसका कारण कि साहब जो सरकार ने जो है ये इस तरह के चावल बांट रही है, या सिस्टम जो है उसमें जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं है। ये वास्तव में जो पिछली सरकारों के जो पाप है वो अब उजागर हो रहे हैं। कोई बहुत समय हुआ नहीं, 4 महीने 5 महीने सरकार को हुए, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के जो अत्याचार, अनाचार, पाप और भ्रष्टाचार की गंगा वो बहा करके गए थे, उसका प्रभाव अभी तक आता है। उसी की एक वानगी ये भी है, और इसलिए तय मानिए कि कांग्रेस से जनता का भरोसा उठ चुका है। और ये जितने कैंडिडेट, इसमें कई महत्वपूर्ण कैंडिडेट आप देखिए नहीं है। सतीश सिकरवार को नहीं दिया, चौधरी राकेश सिंह जिनका बड़ा दावा था उनको टिकट नहीं दिया। तो ऐसे महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को छोड़ करके इन्होंने सेकंड ग्रेड के उम्मीदवार दिए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस को जमानत के लिए भी संघर्ष करना होगा। आज जितने भी प्रत्याशी जो बनाए गए हैं उनसे हमारी बात हुई मालवीय जी, उन सबका कहना है कि अब की बार आप इन चेहरों को मत देखिए, ये चेहरा केवल एक प्रतीक होंगे, उस गुस्से का प्रतीक होंगे जो इलाके की जनता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के खास तौर पर मानते हैं कि उनके दम पर, उनकी बदौलत जहां वो सत्ता तक पहुंच पाए, कई तो मंत्री तक बन पाए और फिर बाद में उसे ही सौदेबाजी करके बेचा। ये गुस्सा उन्हें चुनाव जितवाएगा। ये चेहरे चाहे जो भी,
ये गुस्सा केवल कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं और नेताओं का है जिनकी दुकान चल रही थी इन 15 महीनों में, जिनकी दुकान सजी थी और वो दुकान का एकदम शटर बंद हो गया। ये गुस्सा वास्तव में उस दुकानदार का गुस्सा है। इसका नीतियों से, इसका सिद्धांत से, इसका प्रदेश की जनता के हित से, कल्याण से, योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है, लोकप्रियता से कोई लेना देना नहीं है। वस्तुतः वो उनकी खुद की चिंता है, उसी का वो प्रकटीकरण कर रहे हैं। तो फिर आप अगर इस, हालांकि शब्द हम नहीं लेना चाहते दुकान या दुकानदारी, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर लोगों में क्या इस बात का गुस्सा नहीं होगा कि लोगों ने अपनी एजेंसी बदल दी, अपनी दुकानों की एजेंसी बदल ली फौरन अपने लाभ के लिए? देखिए, वो एजेंसी बदलने का भी सवाल नहीं है। वास्तव में बहुत एक तरह से कहें कि काले शासन से मुक्ति दिलाई है, जो कहें कि रावण राज से मुक्ति दिलाई है। जिस तरह की प्रदेश की जनता में त्राही त्राही मच गई थी, सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई थी, सरकार लगातार जो एक ही रोना पीट रही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक दिवालिया सरकार को हटा करके एक काम करने वाली सरकार बिठाई, तो ये तो एक जन कल्याण का काम किया उन्होंने, एक मुक्ति का काम किया। जी, राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ में। गिरिजा जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। पहली बात यह कि अब तक लंबे चुनाव का तजुर्बा आपके पास में जो रहा है, आपने हमने देखा है जितने भी चुनाव हैं उसमें एक बड़ी दिक्कत होती थी कि ऐन वक्त तक जो दावेदार थे उनमें से उम्मीदवार डिक्लेयर करने को लेकर माथापच्ची जारी होती थी और इसमें कांग्रेस पार्टी को काफी संघर्ष करना पड़ता था। वो ये दावा जरूर करते थे कि उनके पास बहुत काबिल चेहरे हैं और उनमें से किसे चुने, किसे टिकट दें, ये बड़ी बात थी। अब की बार ये जो सूची आई है तारीख के ऐलान के पहले आई है, क्या ये कांग्रेस को ज्यादा तैयारी का अवसर देगी? ये पहले से बेहतर स्थिति होगी? नहीं, जो प्रत्याशी चयन का जो समस्या थी वो हर पार्टी के पास रहती है और हर पार्टी ये बात करती कि 1 महीने 2 महीने पहले हम चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन हमने देखा है कि आखिरी मिनट तक प्रत्याशी की घोषणा होती रहती है और कई बार तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद इन वक्त पर उनको बदल दिया जाता है। इस बार चूंकि बीजेपी की तरफ से बहुत क्लियर है, हालांकि अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिन 2 सीटों को छोड़कर जो 25 लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा, ये लगभग तय है कांग्रेस बीजेपी की ओर से। कांग्रेस ने ये तैयारी अपनी अच्छी करते हुए जो प्रत्याशी की घोषणा पहले कर दी, इससे जो चुनाव की जो गर्मी है वो बढ़ जाएगी। और आपने देखा होगा कि 27 सीटों पर एक साथ बाई इलेक्शन हो, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में पहला मौका होगा जब किसी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में बाई इलेक्शन हो रहे, वो भी अक्रॉस द स्टेट। चंबल से लेकर मालवा और बुंदेलखंड हर तरह की सीटें उसमें शामिल हैं। तो ये जो चुनाव है वो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें सरकार गिरने नहीं गिरने या सरकार बनने नहीं बनने की कोई बात है। ये चुनाव मेरे लिहाज से महत्वपूर्ण ये है कि जो नेता अपना प्रभाव दिखाते रहे, जो दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते रहे, उन सारे नेताओं की परीक्षा इस चुनाव में हो जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब लोकसभा का चुनाव हार गए तो उसके बाद ऐसा लगा कि उनकी जो लोकप्रियता है वो घट गई है, जनाधार घट गया है या उनका समर्थन नहीं है। लेकिन जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो जितनी बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ आए, मध्य प्रदेश में इतना इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। जब माधवराव सिंधिया उनके पिताजी छोड़ के आए थे कांग्रेस, अर्जुन सिंह छोड़ के आए थे, तब भी इतनी बड़ी संख्या में विधायक नहीं आए थे। अब इस चुनाव में वो जो ऑरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाया है इतने सारे विधायकों का समर्थन के साथ, उस औरे को कायम रखना एक बड़ी चुनौती उनके लिए होगी कि 16 सीट जो चंबल की है और जो मालवा की सीट भी है वो पूरे मध्य भारत के इलाके में आती है। मध्य भारत जो सिंधिया का पुराना प्रभाव क्षेत्र रहा है, तो उनको ये साबित करना है इस चुनाव में अधिक से अधिक सीट जीत कर कि उनका जो जनाधार है, उनका जो चमत्कार है वो कायम है। विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस जीत के आई और सरकार बनाई तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तो यही दावा किया गया कि जो चुनाव जो है वो सिंधिया के चेहरे पर लड़ा गया और सिंधिया को मुख्यमंत्री न बनाकर कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि जो पार्टी अध्यक्ष के रूप में पार्टी को लीड कमलनाथ ही कर रहे थे। अब चूंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं हो, पार्टी अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि माइनस सिंधिया
कमलनाथ का कितना प्रभाव आम जनता में है और वो कितने जिताऊ नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, ये देखना होगा। तो ये जो कांग्रेस के जो दो बड़े नेता, एक जो थे और एक हैं, इनकी अपनी जो प्रतिष्ठा कह लें या इनका अपना एक जनाधार का जो की परीक्षा इस चुनाव में होनी है। जहां तक सवाल इन सीट, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी पूरी ताकत लगाएंगे अब इस चुनाव में, क्योंकि ये एक तरह से आम चुनाव जैसा ही इन दोनों पार्टियों के लिए है जी। चुनाव के परिणाम जो भी आते हैं उसका, जैसे मैंने पहले कहा, सरकार बनने गिरने से बहुत सीधा ताल्लुक नहीं है, जब तक यदि कोई बहुत बड़ा चमत्कार ना हो जाए। लेकिन ये नेताओं की अपनी जो प्रतिष्ठा है ये जरूर दांव पे लगी हुई है। जी, थोड़ा सा किसके लिए आसान होगा या किसके लिए मुश्किल होगा उस पर तो और बाद में लंबी चर्चा करेंगे गिरिजा जी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक प्रत्याशियों से, तमाम प्रत्याशियों से रिएक्शन ले रहा था IBC 24 और कैमरे के ऊपर आकर के किन्हीं प्रत्याशियों ने यहाँ तक कह दिया कि अब देखिए सारे काम जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि जो ट्रबल मेकर थे, महाराज की तरफ उनका साफ तौर पर इशारा था, वो उन्हीं के अंचल के घोषित प्रत्याशी हैं। वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो डिमांड्स रखा करते थे, जो शर्तें रखा करते थे, जो कोटे के तहत अपने लोगों को हमेशा आगे और ऊपर रखना चाहते थे, अब चूंकि वो नहीं है, इसीलिए ये असल कांग्रेस है और इसीलिए अब वो सारी दिक्कतें नहीं होंगी। क्या आपको लगता है कि उनके जाने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं या घट गई हैं, कम से कम टिकट बंटवारे तक? जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के जो बयान होते हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि उनके अपने अपने दावे होते हैं। वो कितने सच होते हैं, कितने तथ्यात्मक होते हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो मैंने कहा कि सिंधिया का प्रभाव कितना है उस इलाके में, ये उसी की तो परीक्षा होनी है। कांग्रेस को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा वो तय हो जाएगा चुनाव में। यदि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस यदि ऐसा महसूस करती है कि उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ है, तो वो भी चुनाव के परिणाम से दिख जाएगा। और सिंधिया का कितना जनाधार अपने इलाके में बचा है, कितना सपोर्ट बेस उनका है, कितने प्रत्याशियों को जिता के लाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव का जो ज्यादा महत्व नेताओं के स्तर पर है, नेताओं की अपनी प्रतिष्ठा के स्तर पर है कि वो अपना प्रभाव किस तरह कायम रख पाते हैं, उसको ये चुनाव बताएगा। जी भूपेंद्र जी, टिकट बंटवारा किसी भी दल के लिए आसान नहीं होता, और खास तौर पर जहां बड़े क्षत्रप हों पार्टी में, उनके जाहिर तौर पर पसंदीदा नेता अगर कैंडिडेट बनाए जाते हैं क्षेत्रों में तो उनकी ताकत भी बढ़ती है। क्या सिंधिया के जाने के बाद, जहां एक बड़ा दावा है कि पार्टी कमजोर हो गई, पार्टी जनाधार का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ टूट कर चला जाएगा, वहीं क्या ये बात भी उचित नहीं है, सही नहीं है? जैसे किन्हीं कैंडिडेट ने प्रतिक्रिया में ऑन कैमरा ये बात कही है कि वो ट्रबल मेकर थे, हर बार अपनी शर्तें मांगे रखा करते थे, लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए आसानी से यहाँ पर लिस्ट भी बन पा रही है, जल्दी नाम सामने आते हैं, क्लैरिटी के साथ उम्मीदवार उतरकर अपने मैदान में तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जो उस उम्मीदवार ने किसने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने जो कहा है 100% सही कहा है। ये जो है, ये जो रुतबाबाज लोग थे, ये जो है जलवा बिखेरने वाले लोग थे, और ये जो है प्रेशर बिल्डअप करके बार्गेन करने वाले लोग थे। आप कल्पना कीजिए कि 16 विधायक जिनके पास थे, उन्होंने सारे 6 महत्वपूर्ण विभाग ले लिए थे, 6 मंत्री उन्होंने कल ले लिए थे, और जिन लोगों के पास जो है 100 विधायक थे, उनकी हालत क्या थी सरकार के अंदर। इतना बार्गेन करने के बाद जब वो बीजेपी में गए, तो बीजेपी में भी जो है ये दबाव का कितना नंगा नाच हुआ है, सबने देखा है। पहली बार हिंदुस्तान के दुनिया के अखबारों में ये पहली बार छपा है। गिरजा भैया यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी पढ़ा होगा कि पहली बार ऐसा अखबारों में छपा कि साथ 45% बजट की सरकार जो है सिंधिया के पास और 55% बजट की सरकार बीजेपी के पास। मतलब मलाई का इतना सघन बंटवारा, इतनी बारीकी से इतनी माइक्रो एनालिसिस इस प्रदेश में पहली बार हुई कि सत्ता को इतने घिनौने तरीके से बांटा गया। ये जनसेवक लोग हैं। ये अभी जो चिंतामणि बता रहे थे, चिंतामणि मालवीय जी, ये वो लोग हैं जो लोग जो है कह रहे हैं कि ये जनसेवा के लिए निकले थे, और ये जो है बिना पढ़ने लिखने की जो है इनको आदत नहीं इन लोगों को। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो है 2016 से, सबसे 16 में भी पकड़ा गया ये मामला,
शिवराज सिंह की सरकार थी तब भी ये जो है घटिया चावल लोगों को सप्लाई करके इनका पूरा जो भाजपा का जो राशन की दुकानों का माफिया इस काम में लगा हुआ था। ये जो है ये बार बार पकड़ा गया, इसकी सबकी कंप्लेंट्स हैं और हर बार जो है कि शिवराज सिंह एंड कंपनी इनकी जो है जांचों को दबाती रही। ये जो है ये खिलवाड़ जनता की जान के साथ वर्षों से कर रहे हैं। ये क्रूरता और मानवता के साथ अपराध का एक अनूठा उदाहरण है जो किसी देश में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आप देखें कि जो है इन्हीं 4 महीनों के अंदर उत्तर दें। अभी जो इनका पहला एक मिनट पहला इनका जो खाद्य मंत्री बना उसने ललितपुर से गरीबों का चोरी करवा के गेहूं बुलवाया और सरकार से खरीदी करवा रहा था उसके 8 ट्रक पकड़े गए। ये सागर जिले का मामला है, इन्हीं के खाद्य मंत्री। अभी जिसको दूसरे व्यक्ति को खाद्य मंत्री बनाया है वहां पर शहडोल में 100 करोड़ रुपए की चावल चोरी का घोटाला चालू हो चुका है, उसकी जांच चल रही है। ये इनके करतूते हैं भाई, ये काले कारनामे जनता ने इनके देख लिए कि 4 महीने में जिन्होंने नकली की पीपी किट सप्लाई कर दी, डॉक्टर बेहोश हो गए जिन्हें पहनकर, ये दवाई इन्होंने नहीं दी मरीजों को और अस्पतालों को करोड़ों रुपया दे दिए। ये हालात जनता देख रही है। आज जनता के पास बेड नहीं है, सड़कों पे पड़ी है लाश। उत्तर भी लेने दीजिए गुप्ता साहब। चिंतामणि मालवीय जी, चिंतामणि मालवीय जी, 2 गंभीर आरोप हैं। एक तो ये कि जनता त्रस्त है क्योंकि लाभ लेकर के सरकार को गिराकर आपने सरकार बना जरूर ली, लेकिन अभी भी यहां लाभ बंटवारे का गंदा खेल चल रहा है। जनता परेशान है, उनकी थाली का अनाज तक वो किस तरीके से परोसा जा रहा है, चुराया जा रहा है, उसके गंभीर आरोप है। उत्तर दें इसका। देखिए भूपेश गुप्ता जी बड़े ही प्रतिबद्ध और पुराने कांग्रेसी है, लेकिन वो कांग्रेस के सिस्टम से इनकार करते हैं। देखिए आज उन्होंने कहा कि नहीं ये जो दबाव, ये जो टेक्टिक और अपने अपने लोगों को मंत्रालय लेना, ये तो अब केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण था और ये नहीं है। मुझे लगता है कि भूपेश गुप्ता जी को कांग्रेस के इतिहास का पूरा ज्ञान होगा, वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो ऐसा कम से कम सूरज की रोशनी से इनकार न करें। ये कांग्रेस का अपना स्वभाव है कि वहां इसी तरह संगठन चलता है, इसी तरह पद बढ़ते हैं, इसी तरह टिकट बढ़ती है और इसी तरह मंत्री बनते हैं। और वही जो परसेप्शन है वो भारतीय जनता पार्टी पर लागू न करें। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेक से मंत्रालय बांटे हैं, योग्यता अनुसार जिस तरह संभाला जा सके ऐसे मंत्रालय बांटे हैं। नहीं, लेकिन मालवीय साहब सरकार परसेप्शन तो वाकई अब पार्टी का बदल गया। पहले तो यहाँ होता था कि यहाँ बाकायदा सर्वे होते थे और फिर उसके 2 या 3 सर्वे के आधार पर आप टिकट देते थे। ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ पहले से टिकट तकरीबन तय है कि जो यहाँ आए उधर से छोड़ के उनको टिकट मिलना तय है। घोषणा आप कब करेंगे ये तो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये बात तो तय है। यहाँ पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पहले से फिक्स है। जिन्होंने इस प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलवाई वो वास्तव में रिडीमर हैं और मुक्ति दिलाने वालों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना ही है। इसे ये डील कह सकते हैं। ये हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है, इस प्रदेश की जनता की कृतज्ञता है कि भाई उन्होंने एक खराब शासन से, जिसमें खजाना खाली था, जिसमें योजनाएं बंद कर दी गई, जो केवल वादों पे चल रही थी। चलिए, लेकिन इस बात का उत्तर नहीं आया कि क्या जनता की थाली का अनाज जो खराब तरीके से है उसको लेकर करप्शन जो है, क्या इस पूरे मामले में जो सिस्टम की खराबी है इस पर क्या कितना ध्यान है या क्या कोई स्पष्टीकरण है? साफ साफ कोई बात है ये सामने नहीं आ पाई। चलिए, तो नेताओं की नाक और पार्टियों की साख का सवाल, ये उपचुनाव जैसा गिरजाशंकर जी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है, क्योंकि ये केवल सरकार का भविष्य तय नहीं करने वाले बल्कि बहुत सारी बातों पर जनता की तरफ से किस पर मोहर लगेगी इसका क्लैरिफिकेशन भी होगा। और ना कभी पहले ऐसे उपचुनाव हुए हैं और ना शायद आगे इस तरह की स्थितियां बने, इस बात की उम्मीद प्रदेश की जनता कम से कम नहीं करती। भूपेंद्र गुप्ता साहब, एक सीधा सवाल, अभी यहां केवल 15 नाम तय हुए हैं, वहां जितने लोगों ने पार्टी छोड़कर पाला बदला सबके नाम तकरीबन तय, घोषणा बाकी है। वहां मुख्यमंत्री से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूरी की पूरी दल बल लगा हुआ है, दौरे शुरू कर चुका है, उन इलाकों में जाकर धड़ाधड़ निर्माण कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास और सौगातें मिल रही हैं। किस तरह निपटेंगे? क्या ऐसी चीज होगी जो पार्टी को जीत दिलाएगी, इन कैंडिडेट्स को जीत दिलाएगी? देखिए, ये सौदाखोर लोग तो 4 महीने से घूम रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, मंत्री बन के जा रहे हैं, सरकारी मशीनरी का पूरा उपयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद हालत क्या है? लोग दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं इनको, और ये हालात 4 महीने बाद है। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, झूठी और फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं जिसके वो आदी हैं।
25,000 घोषणाएं उन्होंने पिछले 15 साल में की हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या देश अंधा है क्या? देश को ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं हुई हैं आपकी जेब में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 पैसे भी आए क्या? ये भाई चिंतामणि जी से मैं पूछना चाहता हूं, इनकी जेब में 20 पैसे आए हैं क्या? क्या गिरजा भैया की जेब में 20 पैसे आए हैं? ये झूठी घोषणाएं, ये जो है आपको कोई रति सुख दे सकती हैं, लेकिन ये देश का कल्याण नहीं कर सकती। ये फर्जी घोषणाएं रोज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गांव-गांव में सड़कें पड़ी हैं, ये जो स्मार्ट सिटियां पड़ी हैं, मिनी स्मार्ट सिटियां पड़ी हैं, ये सब हुजूर मामा की घोषणा की हुई हैं। इनसे पूछो कोई एक स्मार्ट सिटी का, ये मिनी स्मार्ट सिटी का नाम बता दें। ये बता दें कहीं पर भी इनने जो घोषणा की वो आज तक पूरी हुई हो। 2007 में मेट्रो की घोषणा मामा ने की थी, 18 तक ये सोते रहे, लड्डू खाते रहे। सिर्फ 1 साल में जो है कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनकर आए, आज देखें आपके भोपाल में कितने पिलर खड़े हैं मेट्रो की। 1 साल की तरक्की है। ये जो है पिछले 20 साल से गैया के नाम पर जो है धंधा कर रहे हैं राजनीति में, गौ माता के नाम पर वोट बटोर रहे हैं। एक भी शासकीय गौशाला नहीं थी इस मध्य प्रदेश में। ये इनकी जो है इनका असली चेहरा और काला चेहरा था इनका। पर पहले कमलनाथ जी ने 1 साल में पहले सिंधिया जी आपकी तरफ से जब सभाओं में जाते थे तो कुछ वायदे करते थे भूपेंद्र जी। अब की बार जब वो जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब की बार मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, शिवराज जी को लाया हूं और साथ में बजट भी लाया हूं, ये कह करके जनता के पास में वो जा रहे हैं। तो क्या और कितना असर होगा जनता पर? अरे ये झूठ आपको बता दें, झूठा बजट लोगों को मालूम है। 4,000 करोड़ की घोषणा की, 1,000 रुपए का प्रोविजन है। ये हम जनता को बता रहे हैं। हम सिंधिया के वो वीडियो भी दिखा रहे हैं पब्लिक को, जो है स्क्रीन लगा करके, जिसमें वो कह रहे थे कि ये चोर और डाकुओं की पार्टी है बीजेपी। वो भी हम दिखा रहे हैं। जनता देखे कि 2 महीने में आदमी ने कैसे लोटन कबूतर हुआ है। ये भी तो जनता देखेगी। हमने 4,000 करोड़ रुपया का जो देवास शिवपुरी कॉरिडोर एक्सप्रेस वे उसका भूमि पूजन किया सिंधिया ने, जो है सज्जन वर्मा के साथ। और अभी क्या कह रहे हैं ऊंचे कुचक के साहब, जो है वो तो अपने केंद्र सरकार ने हमको अभी हम करवा के लाए हैं। जिसका भूमि पूजन करे 2 साल हो रहे हैं। ये इस स्तर का झूठ, इस स्तर का पाखंड, ये तो जनता समझती नहीं। जनता चिंतामणि मालवीय साहब सब देख रही है। बीजेपी के पास में भी चुनौतियां कम नहीं। आप कह रहे हैं कि जिन चेहरों को आपको लगता है कि अब जीत और आसान हो जाएगी, पिछले दिनों आपके यहाँ भी हाई लेवल पर मीटिंग हुई, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई और जब समीक्षा की गई तो बताया जाता है कि उन्होंने मंत्रियों को भी कह दिया है जीत हार दोनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और नाखुश भी नजर आए तैयारियों से। इसे स्वीकारें ना स्वीकारें, आप भी जानते हैं कि एक कॉमन सेंटीमेंट है कि ये उपचुनाव की नौबत ही क्यों आई और इसका गुस्सा एक तरफ, दूसरी तरफ घोषणा वीर जो लगातार कांग्रेस कहती आई है, कितना असर होगा? आप कैसे कह सकते हैं कि ये चेहरे जो हैं इनमें दम नहीं? देखिए, सांगठनिक व्यवस्था में असंतोष जताना ये संगठन का हिस्सा होता है कि हम अगर संतुष्टि हो जाएंगे तो फिर तो समझिए कि कुछ करने को बचा नहीं। इसलिए निरंतर एक स्तर का असंतोष व्यवस्थाओं के प्रति वो हमेशा रहता है। उसी का प्रकटीकरण माननीय संतोष जी ने किया था। उसे लेकर के इस तरह प्रस्तुत करना कि नहीं देखिए संतोष जी भी नाराज है, आप जो है जीत नहीं रहे हैं, आपकी तैयारियां अधूरी है, ऐसा नहीं है। पार्टी प्रत्येक स्तर पर, बूथ स्तर से लेकर के तो प्रदेश स्तर तक, भोपाल तक हर जगह सन्नद्ध है, तैयार है। हमारा कार्यकर्ता अपनी जगह लगा हुआ है और निश्चित रूप से हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, हमारे पास एक जन कल्याणकारी सरकार है, हमारे पास कार्यकर्ता है और कोई विभाजन, कोई मतभिन्नता हमारी पार्टी में नहीं है। ये सारा विभाजन, सारी मतभिन्नता, सारी कमजोरी और नेतृत्व विहीनता ये सब कांग्रेस में है। उसी का खामियाजा कांग्रेस भुगतेगी और आप देखिएगा कि 27 की 27 सीटें फिर मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, लेकिन अब काफी सारे जो मंत्री बने आपके पार्टी के मंत्रिमंडल में, पार्टी की सरकार के मंत्रिमंडल में, वो अब आपकी रीति नीति को क्या अच्छी तरीके से इतनी जल्दी जज्ब कर पाएंगे? एक सवाल तो ये भी उठता है क्योंकि वो उसी दल से आए जिसको पानी पहुंचा जाता था। क्या मालवीय जी से जी गुप्ता जी, एक सवाल मालवीय जी से मैं भी पूछ लूं क्या? जी पूछिए, सुन रहे हैं आप। स्वागत है सर। जी सर, स्वागत है। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं आपकी सरकार बहुत कल्याणकारी है, जनसेवक है, आपने दुनिया को जो है नंबर 1 पे ले आए मध्य प्रदेश को।
तो आप ये बताइए कि आपका एक मंत्री चिट्ठी लिख के क्यों कह रहा है सोनू सूद से कि साहब हमारी सड़क के गड्ढे भरवा दो। आप लोग तो इतने महान लोग हो, आपने विश्व स्तर पे अमेरिका से अच्छी सड़कें बना ली, तो ऐसा क्या कौआ काटा आपके उत्तर दें जल्दी मिनिस्टर को और वर्तमान में विधायक है कि वो चिट्ठी लिख के कह रहा है सोनी सूद से। इसका तो जवाब दो। आपकी जनता को कितने झूठ बोलोगे आप लोग, और आप तो भले आदमी हैं, आपका खुद नुकसान किया है। ठीक ठीक। मैं माननीय गुप्ता जी का बहुत आभार करता हूं, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है कि आप बताइए पिछले 15 महीनों में कितनी सड़क के काम हुए। सड़क का काम एक दिन में नहीं होता, कोई जादू नहीं है। 15 महीनों में जो सड़कें खराब हुई है, अब होते होते एकदम बारिश आई है। निश्चित रूप से ये सड़कें भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। जिस भूमि पूजन की आप चर्चा कर रहे थे वो पैसा भी तो केंद्र सरकार ने दिया है, और बल्कि कई केंद्र की योजनाएं तो चालू ही नहीं कर पाए क्योंकि राज्य ने अपना अंश नहीं दिया कमलनाथ जी के समय। तो ये मानिए, ये स्वीकार कीजिए कि प्रशासनिक अव्यवस्था कमलनाथ जी के समय। सवाल हालांकि कुछ अलग था। सवाल ये था कि आप आपको जनप्रतिनिधि होकर कैसे किसी एक एक्टर से मदद मांग रहे हैं जो देश में चर्चित है। गिरजाशंकर जी से सवाल, एक मिनट मुझे दीजिएगा गुप्ता साहब। गिरजाशंकर जी, हर एक चुनाव में एक मूल भावना, पिछले कई चुनावों को आप देखें, चेहरों के साथ पार्टियों के एजेंडे और उनके घोषणा पत्र के साथ में एक मूल सेंटिमेंट काम करता दिखता है। अब की बार के उपचुनाव में हो ही क्यों रहे हैं, जो कारण में है, कारण की जड़ में है, दल बदल है और तख्ता पलट है। क्या वक्त के साथ, इस लंबे स्पैन के साथ और इस संक्रमण के भारी संकट काल के बीच में क्या वो हट गया, क्या वो कम हो गया? जो बार बार कांग्रेस कहती थी कि जल्दी चुनाव करवाए जाएं, क्यों चुनाव नहीं हो रहे, एहतियात के साथ में चुनाव करवाए जाएं, फिर बाद में जब अब चुनाव की तारीखें पास आई तो क्या इतने लंबे स्पैन में ये घोषणाएं, ये सारे के सारे मंच जो सज रहे हैं, क्या वो मूल भावना जो थी, एक धोखा, एक तख्ता पलट, सत्ता पलट, क्या वो सब मिट जाएगा या अभी भी वो इस चुनाव के मूल में रहेगा जनता के लिहाज से? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन मुद्दों को लेकर आती हैं वो मुद्दे कितने सही हैं कितने गलत हैं ये अलग बात है, लेकिन उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की रणनीति क्या होती है। यदि बीजेपी कांग्रेस ये मानती है कि दल बदल के कारण ये चुनाव हो रहे हैं तो दल बदल को एक मुद्दा बनाया जाए, मुद्दा जरूर कांग्रेस बनाएगी, लेकिन उस मुद्दे को लोगों तक कितनी विश्वसनीयता के साथ ले जा सकती है ये उस पर निर्भर करता है। जहां तक सवाल जो कांग्रेस के आरोप हैं लगते रहे हैं, लेकिन जमीनी जो सच्चाई है वो अलग है। यदि कोई पार्टी 3 चुनाव लगातार जीत के आती है तो जाहिर है कि उस पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता लोगों में बनाई है। तो अब ये देखना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस है बीजेपी जनता के पास जाएगी अभी 27 सीटों पर, वो उनकी रणनीति कैसे रहती है कि वो अपनी बातों से वहां के मतदाताओं को अपने विश्वास में ले सकें। उनके अपने दावे या उनके अपने आरोप या उनके अपने एजेंडे की विश्वसनीयता वो कैसे बना पाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आप देखिए कि तमाम मुद्दों के अलावा एक बड़ा मुद्दा जिस पर कोई बात नहीं हो रही है वो है कोरोना का। कोरोना का क्या असर लोगों की जिंदगी पर हुआ है वो चुनाव का मुद्दा न कांग्रेस बना पा रही है न बीजेपी बना रही है। मैं समझता हूं कि कोरोना के बाद ये पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, तो पोस्ट कोरोना जो पॉलिटिकल इफेक्ट है उसकी जिसकी कोई स्टडी अब तक नहीं हुई है, इस चुनाव में वो बड़ा मुद्दा होगा। कोरोना के बाद जो जिंदगी का दौर हमारे सामने आया है, और राजनीतिक दलों से ये जरूर पूछा जाएगा कि कोरोना के इस दौर में चुनाव के लिए जिस तरह से भीड़ और जिस तरह से जो कोरोना के नॉर्म्स को जिस तरह तोड़ा जा रहा है, क्या वो चुनाव का मुद्दा नहीं होगा? क्या नहीं, पर गिरजा जी उठाएगा कौन? ये तोड़ने का सिलसिला तो दोनों तरफ ही, जहां सभा होगी वहीं टूट जाता है। मैंने इसलिए कहा पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक पार्टी को नहीं कहा। ये पॉलिटिकल पार्टियों से क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा कि कोरोना के नॉर्म्स को तोड़कर किस तरह से वो चुनाव के दौर में पहुंचे हुए हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों का रिएक्शन देखना होगा। सवाल सिर्फ इतना है कि दोनों पार्टियां अपने एजेंडे और अपने मुद्दे को लेकर कितनी विश्वसनीयता के साथ अपने आप को जनता के पास रख पाते हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा चुनाव के परिणाम पर। तो एमपी के सत्ता संग्राम में मध्य प्रदेश के लिए जो उपचुनाव होने वाले हैं 27 सीटों पर, इसमें आज कांग्रेस पार्टी ने
घोषणा कर दी अपने उम्मीदवारों की और 15 सीटों पर प्रत्याशी सामने आने के बाद में अब ये सवाल है कि क्या और किन मुद्दों के आधार के ऊपर ये जीत तक पहुंचेंगे या कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, कोरोना का संक्रमण काल सारी दुनिया और देश के साथ मध्य प्रदेश में भी कहर बरपा रहा। जब हम बातचीत कर रहे हैं तब भी रिकॉर्ड मरीज मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। जब भी कभी कोरोना का जिक्र चला तो बार बार ये कहा गया कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया, पिछली सरकार ने तैयारी नहीं की गई। आपने कहा कि अब सरकार निष्क्रिय है, काम नहीं कर पा रही। कोरोना से जनता जूझ रही है, जान गंवा रही है, लगातार जद्दोजहद कर रही है, हर तरह पर परेशान है। ये बड़ा मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा, या सिर्फ दल बदल पर ही बात होती रहेगी? देखिए, हम 4 मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं, इससे आपको बात समझ में आ जाएगी जी। पहला जो मुद्दा है हमारा, बेरोजगारी लेकर हम सड़क पर आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा हमारा है भ्रष्टाचारी। तीसरा हमारा मुद्दा है गद्दारी और चौथा हमारा मुद्दा है महामारी। इन 4 मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये महामारी से ही आपको सारी चीज अपने आप एक्सप्लेन हो गई होगी। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये ढोंग और पाखंड की राजनीति करने वाले जो भाजपाई हैं, ये हमेशा दोमुही राजनीति करने के आदी रहे हैं। ये इस बात का जिक्र ही नहीं करते कि जिस दिन आपने जो है कमलनाथ जी को सत्ता से हटाया, उस दिन मध्य प्रदेश में केवल 1 मरीज था कोरोना का जी। और आज जब आप सत्ता में मचक कर बैठे हुए हैं और पूरे देश में 80 करोड़ के रथ में घूम रहे हैं, तब इस प्रदेश के अंदर जो है 60-70 हजार पार कर चुके हैं हम। इसका जिम्मेवार कौन है? वो व्यक्ति जिसके जमाने में केवल 1 मरीज था आखिरी दिन उसकी सरकार के, या वो व्यक्ति जो आप जिसकी पूरी सरकार के अंदर रोज जो है 1000 से 3000 लोग रोज बढ़ते जा रहे हैं। ये सवाल किसको आप बेवकूफ बनाएंगे? ये जो झूठ के यूनिवर्सिटी के जितने वाइस चांसलर्स हैं, ये सिर्फ यही बोलने आते हैं, रटा रटाया 4-5 शब्द। क्या जनता अंधी है क्या? क्या लोगों ने डॉक्टरों को बेहोश होते नहीं देखा इनकी नकली किट पहनकर अस्पतालों में? पहले मैं क्या आज ये सबको नहीं पता है कि कहीं पर भी बेड नहीं है? मालवी जी, आज से 15 दिन एक मिनट, आज से 15 दिन पहले एसीएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि इनके पास 26,000 बेड खाली हैं, स्पेयर कैपेसिटी है। कहाँ है आज वो बेड? ये 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। इतना झूठ जनता के साथ, आप जनता के साथ सच साझा ही नहीं करना चाहते। ये हालात जिस सरकार की हो, वो सरकार कितनी कुटिलता से काम कर रही है और कितना सवालों का उत्तर दें चिंतामणि मालवी साहब। जनता परेशान है, संक्रमण काल अभी बीता नहीं बल्कि अभी पीक के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रदेश की जनता का यह मानना है, आप चाहे कुछ कहें, लेकिन प्रदेश की जनता ये मानती है कि यदि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, आप जनता है क्या? तो ये आप जनता है क्या? आपने कहाँ सर्वे कर लिया? ये महाराष्ट्र को आंकड़ों को भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती जनता, आप लोगों की शक्ल। अरे महाराष्ट्र छोड़ो, मध्य प्रदेश की बात करो। आप मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कर रहे हैं? ये रोना रोते हैं आप लोग यहाँ वहां की बातें करके। आप अपनी एफिशिएंसी बताइए, आप अपनी एफिशिएंसी बताइए, आप क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? महाराष्ट्र में ये हो रहा है, लंदन में ये हो रहा है, अमेरिका में वो हो रहा है, उससे तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बात करिए, आपकी सरकार क्या कर रही है? लगाम लगाई, उसकी बात बताइए। सरकार ने शुरुआती फैलाने वाले तबलीगियों पर लगाम लगाई। अगर आपकी सरकार होती तो ये चौगुनी व्यवस्था से फैलता। सरकार ने बेहतर काम किया। किसने लगाई? हमारी सरकार ने आपकी सरकार आज खुले मुंह से कह सकती है कि उनने फैलाई। ये आप इधर उधर बातें करते हो। देखिए उन पर जो तबलीगियों के साथ रात के 2 बजे मिलने गए थे, डोभाल साहब मालूम है? आप मुस्लिम क्षेत्रों में कुछ करें। चिंतामणि जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। चिंतामणि जी, क्या पूरे दावे के साथ में पार्टी कोरोना संक्रमण काल में किए गए काम के आधार पर प्रदेश बेहतर स्थिति में, क्या ये बात लेकर जनता के बीच उपचुनाव में जा सकती है? प्रशासनिक दक्षता के साथ आप सब मिले हुए लोग हो, आप ही के लोग हैं जो ये करते हैं। मालवी साहब, सवाल सुन पाए आप? आप बताएं, मौलाना साहब अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मालवी साहब, एक सीधा सवाल है, संक्रमण काल में परेशान जनता के बीच में जिन सीटों पर उपचुनाव है, क्या वहां दावे के साथ में बीजेपी के लोग ये बता सकते हैं या कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, प्रदेश को बहुत बेहतर स्थिति में रखा है?
निश्चित रूप से आप यदि तुलना करेंगे पूरे देश के आंकड़ों से, दिल्ली से, आप महाराष्ट्र से, आप और बाकी स्थानों से करेंगे, तो आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश में एक बेहतर व्यवस्था हुई है। ये ठीक है कि पेंडेमिक कोई जादू से तो जाएगा नहीं कि जादू कर देंगे, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने अभी सुना, यही डिबेट में सुना, क्या कहा जा रहा है कि महामारी भी वो एक टॉपिक में रखेंगे, तो महामारी के आधार के ऊपर आप क्या डिफेंड कर सकते हैं, पूरी तरीके से इसका सामना कर सकते हैं? आपने तो थाली घंटे इसीलिए बजवाए थे भाई। ये समझ का अंतर है कि हम देश को जगाना चाहते हैं, हम उसके लिए एक सन्नद्ध करना चाहते हैं, एक रुखता देना चाहते हैं, तो इन्होंने थाली। गिरजाशंकर जी, आम आदमी के हिसाब से मध्य प्रदेश की जनता और खास तौर पर उन सीटों पर जहां उपचुनाव है, उसकी जनता के लिहाज से उसके पास मुद्दे कम नहीं थे। पहले अधूरे विकास के नाम पर छोड़ जाने वाले उनके चुने हुए कैंडिडेट जो अब पार्टी और पाला बदल चुके हैं, और तीसरे तरफ अब उनकी जगह और नए कैंडिडेट उसी पार्टी से, पुरानी पार्टी से, जिनको जनता ने जिताया था। किसके लिए बड़ी चुनौती है? नहीं, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनकी कोई चुनौती नहीं है। जो चुनाव लड़वा रहे हैं दोनों पार्टियों के बड़े नेता, उनकी चुनौती है। और खासकर जो ऐसे नेता जो एकदम भरते हैं कि वो दिग्गज नेता हैं, उनके पीछे बड़ी फॉलोइंग है, उनके जो जनाधार उनका बहुत बड़ा है, तो वो ये चुनाव ये साबित करने के लिए होगा कि उनका जनाधार कितना बचा है, कितना है। और दूसरी बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता है वो जनता क्या चाहती है उसको वो अपने इंटरप्रिटेशन से बताते हैं, लेकिन जनता वाकई क्या चाहती है, ये जब चुनाव में वोट बढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि जो राजनेताओं का जो दावा है जनता के बिहाफ में कि जनता क्या चाहती है, वो कितने सही है, कितना उनका आकलन सही है, ये चुनाव के परिणाम के समय दिखाई पड़ेगा। मोटे तौर पर आज की तारीख में यदि हम देखें तो दोनों दलों की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, और चुनाव लड़ने के लिए मैं समझता हूं कांग्रेस और बीजेपी किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। 16 सीटों का जहां तक चंबल का सवाल है, उसमें परिणाम बहुत कुछ मुद्दों के अलावा इस बात पर निर्भर करेगा बहुजन समाज पार्टी किस तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि वहां एक तीसरा बड़ा फैक्टर जो है वो बाकी मुद्दों से बड़ा फैक्टर है, वो है बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति चुनाव में। यदि बहुजन समाज पार्टी जिसका वोट पिछले चुनाव में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था, यदि वो शिफ्ट वैसा ही बना रहता है या बहुजन समाज पार्टी अपने वोट को वापस अपनी तरफ ले आती है, तो मुद्दों से बड़ा ये जो राजनीतिक समीकरण है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए, तो राजनीतिक समीकरण के लिहाज से चुनाव और उसका नतीजा ऐतिहासिक रह सकता है। जनता तो जवाब देगी ही, लेकिन पार्टियों और उनसे भी बड़े क्षत्रपों को जरूर जवाब मिल जाएगा, और उनकी सामर्थ्य का एक टेस्ट, एक लिटमस टेस्ट अगर इस उपचुनाव को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नतीजे बताएंगे कि किसका दावा कितना सच्चा है। फिलहाल दावों का दौर शुरू हुआ है और ये नतीजों तक जारी रहेगा। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।